हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगची एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी क्रूल माफिया एंड क्यूट मेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू बताना आज का पार्ट कैसा लगा। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग अपनी शादी के चक्कर में दादी के बारे में भूल जाता है, लेकिन जैसे उसे दादी की याद आती है वो मैडम यू और सबसे पूछता है कि दादी कहाँ है। तभी मैडम यू से बताती हैं कि उसकी किडनैप की खबर सुनकर दादी बेहोश हो गई थी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें जियांग मेंशन में रखा गया है। जिस पर विंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो रोने लगता है। वो वांग जी से कहता है, गगा मुझे दादी से मिलना है। वांग जी कहते हैं, ऑफ कोर्स बेबी, हम दादी के पास चलेंगे। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं काका, मुझे अब भी दादी से मिलना है, प्लीज़ क्या आप मुझे दादी के पास लेकर जाएंगे। विंग कहता है, ओके बेबी, मैं तुम्हें दादी के पास लेकर जाऊंगा। वहीं मैडम यू और जियांग फेमियन विंग और वांग जी की तरफ देखते हैं। तभी वो वांग जी से कहते जियांग फेमियन वांग जी से कहते हैं, वांग जी तुम प्लीज़ बिना बॉडीगार्ड्स के मत जाना। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स अंकल, मेरे पास बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कहता है। वो सबकी तरफ देखता है वांग जी अपने मॉम डैड से, और यहाँ तक कि जियांग फेंगन, मैडम यू, जियांग चेंग और सिचेन सबसे कहता है कि वो विंग को दादी से मिलाने ले जा रहा है। ऐसा कहकर वो विंग का हाथ पकड़ता है और दोनों उस हॉल से बाहर निकलते हैं। विंग जो बहुत डरा हुआ था, तभी वांग जी कहता है, विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, दादी बस तुम्हारे बारे में सुनकर बेहोश हो गई थी। क्योंकि वांग जी को पता है दादी की बीमारी के बारे में, लेकिन वो बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि अगर विंग को पता चला तो सब गड़बड़ हो जाएगी। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग को कार में बिठाता है और सीधा वो लोग जियांग मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी दो कारों के साथ वांग जी और विंग के पीछे निकल जाते हैं। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि कार सीधा जियांग फेमियान के मेंशन के सामने रुकती है। विंग जल्दी से बाहर आता है, वांग जी भी विंग के साथ बाहर आता है। विंग जल्दी से मेंशन के अंदर एंटर करता है। वो सीधा दौड़कर उस रूम में जाता है जहाँ दादी थी। विंग जैसे ही अंदर एंटर करता है तो वो देखता है दो नर्स पहले से ही दादी की देखभाल कर रही थी। दादी जो अभी भी थोड़ी बेहोश थी और वो नर्स उनकी केयर कर रही थी। विंग जल्दी से दादी के पास जाता है और कहता है नर्स से, मेरी दादी कैसी हैं। तभी एक नर्स कहती है, आपकी दादी अभी ठीक है, लेकिन हमें बताना है कि वो। तभी अचानक वांग जी अंदर आ जाता है और वो नर्स को घूर कर देखता है। नर्स जैसे ही वांग जी का चेहरा देखती है एकदम से डर जाती है। वांग जी कहता है, दादी कैसी हैं। तभी वो नर्स कहती है, वो सर अभी ठीक है। तभी नर्स कुछ कहने ही वाली थी कि वांग जी इशारों में कुछ कहता है और नर्स पूरी तरीके से अपना फेस नीचे कर लेती है। विंग कहता है, आप कुछ कहने वाली थी ना। तभी वो नर्स कहती है, कुछ नहीं, बस हमको आपको ये बता रहे थे कि आपकी दादी बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। बस वो किसी बात से लेकर परेशान थी, इसलिए प्लीज़ उन्हें किसी चीज़ का स्ट्रेस मत दीजिए। जिस पर विंग कहता है। तभी हम देखते हैं विंग अचानक से दादी के पास बैठता है और उनका हाथ पकड़ लेता है। विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वहीं वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था कि वो विंग से दादी की बीमारी के बारे में छुपा रहा है। वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, लेकिन उसने दादी को प्रॉमिस किया है कि वो विंग को नहीं बताएगा कि आखिर दादी को क्या बीमारी है। वही हम देखते हैं विंग के आंसू गिरते हैं। विंग कहता है, दादी मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से है ना, मेरी वजह से आप इतना बीमार हो गई, ऐसा कहता है और रोने लगता है। तभी वांग जी विंग के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है, बेबी ये तुम्हारी वजह से नहीं है, तुम अच्छे से जानते हो दादी तुमसे कितना प्यार करती है। विंग कहता है, पर गगा जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ, क्योंकि। वांग जी कहता है, बेबी अपने आप को दोष देना बंद करो, समझे तुम। तभी हम देखते हैं अचानक से दादी धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करती हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने सामने विंग को देखती हैं वो कहती हैं, मेरा बच्चा विंग, तुम ठीक हो। विंग तभी दादी को ऐसे देखता है और अचानक से दादी को हक कर लेता है और कहता है, दादी दादी आप ठीक हैं, दादी आप ठीक तो हो ना। तभी दादी कहती हैं, ऑफ कोर्स विंग बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी कहता है, विंग दादी को अच्छे से बैठने दो। तभी विंग और वांग जी दोनों अच्छे से विंग दादी को बैठने में मदद करते हैं। विंग अभी भी दादी के चेस्ट से लगा हुआ था। दादी एक स्माइल करती है। विंग कहता है, दादी मुझे माफ़ कर दीजिए। दादी कहती हैं, पहले मुझे एक बात बताओ, तुम बिल्कुल ठीक हो ना।
फिर कहता है ऑफ कोर्स दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी दादी जो वांगजी की तरफ देखती है, वांगजी इशारों में गहरी सी सांस लेता है। दादी भी एक गहरी सी सांस लेती हैं। दादी कहती हैं कि क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया? भीम कहता है बिल्कुल नहीं दादी, उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। वो एक्चुअली दादी वो मुझे किडनैप करना नहीं चाहता था, वो चैन गग्गा को किडनैप करना चाहता था। ये सुनकर दादी की आंखें बड़ी होती हैं और कहता है क्या? तभी विंग कहता है हाँ दादी, वो तो चैन गग्गा के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने गार्डन में मुझे देखा और मुझे चैन गग्गा समझ लिया, इसलिए उसके लोग मुझे किडनैप करके ले गए। दादी को तो समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वांगजी कहता है दादी क्यों ना हम इस बारे में बाद में बात करें। विंग तुम्हें दादी को आराम करने देना चाहिए। विंग कहता है दादी मैंने और गग्गा ने शादी कर ली, लेकिन आप वहाँ नहीं थी। दादी कहती हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैं वहाँ थी कि नहीं, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ये सुनकर विंग दादी को हक कर लेता है। वांगजी एक स्माइल करता है। तभी दादी कहती है अब तुम जाओ और जाओ साथ साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करो, वैसे भी आज तुम्हारी शादी हुई है, और हाँ इस तरीके से रोना बंद करो। तभी विंग जिसका फेस थोड़ा रेड हो जाता है, वांगजी कहता है दादी आप सच में ठीक है ना? दादी वांगजी की तरफ एक स्माइल करती हैं और कहती हैं ऑफ कोर्स वांगजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरे विंग का अच्छे से ख्याल रखना। वांगजी कहता है दादी मैं आपसे वादा करता हूँ मैं विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। दादी कहती हैं मुझे पता है कि तुम विंग का ख्याल रखोगे, लेकिन फिर भी जो अब हुआ वो फिर कभी नहीं होना चाहिए। वांगजी कहता है दादी ऐसा अब कभी नहीं होगा, ऐसा कहती हैं। वहीं हम देखते हैं दादी कहती हैं ठीक है अब तुम दोनों जाओ थोड़ा आराम कर लो, तुम भी थक गए होंगे ना, और मुझे भी थोड़ा आराम करने दो। जिस पर वांगजी और विंग हम कहते हैं। तभी वांगजी उन दोनों नर्सों को अंदर बुलाता है और कहता है दादी की अच्छे से देखभाल करना। तभी वांगजी कहता है विंग तुम नीचे जाओ, मैं 2 मिनट में इन नर्सों को सब कुछ समझा के आता हूँ। विंग कहता है ठीक है। ऐसा कह के विंग दादी की तरफ देखता है और एक स्माइल करके वो रूम से बाहर चला जाता है। वहीं वांगजी उन दोनों नर्सों को गुस्से में देखता है और कहता है मुझे पता है तुम दोनों को दादी की बीमारी के बारे में पता है, लेकिन याद रखना इस बात का जिक्र तुम दोनों विंग के सामने नहीं करोगी। तभी दादी कहती है हाँ वांगजी सच कह रहा है। तभी वो दोनों डर जाती हैं और कहती हैं माफ़ कर दीजिए सर, हमें नहीं पता था। दादी कहती है कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ मेरे बच्चे के सामने मेरी बीमारी का जिक्र मत करना। जिस पर वो दोनों हम कहती हैं। वहीं हम वांगजी की तरफ उनको देखते हैं। वांगजी कहता है दादी, पर दादी कहती हैं वांगजी तुम अच्छे से जानते हो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरी बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बस मैं वेस्ट बेंडवान का अंत देखना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आराम से मर सकती हूँ, वरना एक बोझ मेरी ज़िंदगी के साथ चला जाएगा। दादी के वांगजी कहता है दादी मैं आपसे वादा करता हूँ उसका अंत दूर नहीं है, मैं जानता हूँ वो अभी भी इनके बारे में नहीं जानता। दादी कहती हैं क्या? वांगजी कहता है हाँ उसे विंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। आपको पता है विंग ने तो उसे बेवकूफ़ बना दिया कि वो उस घर में काम करने वाला है, और वो मान भी गया। इसका मतलब वो अभी आपके और विंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसने तो बस इस शादी को रोकने के लिए चैंग को किडनैप करने का प्लान बनाया था, लेकिन गलती से वो विंग को किडनैप करके ले गया। दादी कहती हैं कुछ भी हो जाए वांगजी, पर प्लीज़ आगे से न चैंग न विंग या किसी को भी कुछ मत होने देना। वांगजी कहता है ऑफ कोर्स दादी। तभी दादी कहती हैं हाँ और वैसे भी मैं तुमसे एक बात कह दूँ, आज तुम्हारी शादी हुई है तो मेरे बच्चे के साथ थोड़ा जेंटल रहना। ये सुनकर वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांगजी कहता है दादी आप क्या कह रही हैं? तभी दादी कहती हैं मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम कोई नॉर्मल अल्फ़ा नहीं हो, और लेकिन फिर भी मैं कहूँगी मेरे बच्चे के साथ जेंटल रहना, मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर है, समझे तुम? वांगजी जिसका फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था वो कहता है दादी आप ना आराम कीजिए, सच में आप बुढ़ी हो गई हैं, ऐसा कहकर चला जाता है। तभी दादी कहती हैं हाँ मैं बुढ़ी हो गई हूँ, पर तुम ये मत समझो कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, समझे तुम? वांगजी कुछ भी नहीं कहता और एक स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो पहले से ही लिविंग एरिया में था, वो कहता है गग्गा आपने इतना टाइम क्यों लिया?
भांग जी कहता है कुछ नहीं, मैं बस नर्स को बता रहा था कि उन्हें किस तरीके से। विंग कहता है गगा क्या हम आज रात यही नहीं रुक सकते? भांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। भांग जी कहता है पर विंग। विंग कहता है गगा मैं दादी के पास रुकना चाहता हूँ। भांग जी कहता है विंग तुम्हें पता है ना दादी के पास ऑलरेडी नर्स हैं और थोड़ी देर में मैडम यू और अंकल भी यहाँ आ जाएंगे। और तुम अच्छे से जानते हो कि दादी को ये पता चला कि तुम यहाँ पूरी नाइट उनके पास थे तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। भीम कहता है। तभी भांग जी भीम से कहता है वैसे भी भीम तुम जानते हो ना हमारी शादी की फर्स्ट नाइट है और मैं बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। जिस पर विंग का फेस रेड हो जाता है। तभी भांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो मेरे साथ। विंग कहता है कहाँ गग्गा? भांग जी कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो? विंग कहता है ऑफकोर्स गग्गा। ऐसा कहता है तभी भांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और जियांग मैंसन से बाहर लाता है, उसे कार में बिठाता है और खुद भी कार में बैठता है। दोनों बॉडीगार्ड्स की कार फिर से वांग जी के पीछे चलने लगती हैं। वहीं हम वांग जी और विंग को देखते हैं जो सीधा जियांग मैंसन से उस सरप्राइज की तरफ निकल जाते हैं। अब हम वैन मैंशन में देखते हैं। वैन मैंशन में हम देखते हैं वैन रुआन जो वापस आता है। जैसे ही वो वापस आता है वो सीधा उस रूम में जाता है जहाँ उसने विंग को बांध कर रखा था। वैन रुआन के साथ वैन चाओ और उसके कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे। जैसे ही वैन रुआन अंदर जाता है वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि विंग वहाँ नहीं था। खाली कुर्सी पर खाली वो रस्सियाँ रखी हुई थी जिससे उसने विंग को बांध कर रखा था। तभी वैन रुआन कहता है वो ओमेगा कहाँ गया? सभी लोग डर जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वैन चाओ कहता है कि क्या हुआ डैड? वैन रुआन कहता है तुम्हें पता है उन्होंने उस मेंशन के उस नौकर को पकड़ा के बेटे को पकड़ा था, वो एक ओमेगा था, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गया। वो गुस्से में चिल्लाता है और सबकी तरफ देखने लगता है। सभी बुरी तरीके से डर जाते हैं। तभी वैन चाओ कहता है नौकर का बेटा? तभी वैन वान कहता है हाँ मैंने इडियट से वैन जियांग चंग को किडनैप करने के लिए कहा था, लेकिन इडियट पता नहीं किसी इस बेवकूफ़ वहाँ काम करने वाले मारी के लड़के को किडनैप करके ले आए। वैन चाओ कहता है क्या? तभी वैन डुआन कहता है तुम्हें पता है वो इतना ब्यूटीफुल था, एक पल के लिए तो मुझे देखकर ऐसा लगा जैसे मैं उसे जानता हूँ, जैसे मैंने उसे कहीं देखा है। वैन चाओ कहता है डैड क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिर हो क्या? तभी मिंग्याओ वहाँ आता है। मिंग्याओ कहता है क्या हुआ? तभी वैन डुआन कहता है वो ओमेगा यहाँ से कैसे भागा, जल्दी से पता करो और मुझे पता चाहिए आखिर उस ओमेगा को यहाँ से भगाने वाला कौन है। ऐसा कहता है सभी लोग इधर उधर घूमने लगते हैं। उन्होंने लगा था कि ओमेगा यहीं हो सकता है, इसलिए सभी ढूंढ रहे थे। वहीं वैन चाओ जो पूरी तरीके से शौक था। तभी वैन डुआन कहता है कि वो ओमेगा, अगर उस ओमेगा ने जाकर फेमियान को सब कुछ सच बता दिया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। ऐसा कहता है। तभी वैन चाओ कहता है कि क्या आपके पास हमारे पास वो सीसीटीवी कैमरा है, हम देख सकते हैं उनमें कि आखिर उसे किसने भगाया। तभी वैन कहता है तुमने सच कहा। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से जाते हैं। वैंगाव उनके साथ था। वो तीनों सीधा एक रूम में पहुँचते हैं जहाँ बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे थे। वहीं हम देखते हैं कैमरे जो सीधा वहाँ लगाया जाता है जहाँ से विंग को लाया गया था और उस रूम में भी जहाँ विंग को रखा गया था। जैसे ही वैन रुआन उस रूम का कैमरा ऑन करके देखता है, रिकॉर्डिंग देखता है, अचानक से वैन चाओ शॉक्ड हो जाता है। वैन चाओ कहता है डैड किसने कहा आपसे कि ये वहाँ के माली का लड़का है? वैन रुआन कहता है तुम्हें क्या हुआ है? वैन चाओ कहता है डैड आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको नहीं पता आपके हाथ क्या लगा था और आपने क्या गवा दिया। वैन चाओ की बात सुनकर वैन रुआन थोड़ा शॉक्ड हो जाए और वो कहता है मुँह संभाल के बात करो और मुझे बताओ आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। वैन चाओ कहता है डैड आप जानते हैं ये ही वांग जी का ओमेगा है जो जियांग मैंशन में उस फेमियान के साथ रहता है। ये सुनकर मेंग्याओ और वैन रुआन दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वैन रुआन कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, उसने कहा कि वो वहाँ काम करने वाली का लड़का है। तभी वैन रुआन ऐसे कहता है तो वैन चाओ कहता है
मुझे अच्छे से पता है वो जितना सीधा और इनोसेंट ओमेगा दिखता है ना, वो उतना है नहीं। वो 100% बहुत तेज है। आप जानते हैं उसने आपको बेवकूफ़ बनाया, बल्कि ये और कोई नहीं, ये वही लड़का है जो उस रेस्टोरेंट में अपनी दादी के साथ देखा था। मैंने देखा है और उसे मैंने वांग जी के साथ भी देखा था, ऐसा कहता है। तभी पेंचाओ अपनी मुट्ठियाँ बीचता है और अपने मन में कहता है, आखिर मैं क्यों गया अब उस ज़रूरी काम से बाहर। अगर मैं यहाँ होता तो वो कंपल्सरी ओमेगा मेरे बेड पर, मेरी बाहों में, मेरे नीचे होता, ऐसा सोचता है। वैन रुआन जो गुस्से में पूरी तरीके से रेड हो गया था, वो कहता है, आखिर मैं इतना इडियट कैसे हो सकता हूँ, ऐसा कहता है। और कहता है, वो ओमेगा, मैं उस ओमेगा को छोड़ूंगा नहीं। तभी वेंटवान कहता है, पर मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं उस ओमेगा को जानता हूँ। वेंचाओ कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है हमने एक बहुत बड़ा मौका अपने हाथ से खो दिया। वेनरुआन कुछ भी नहीं कहता, हालांकि उसे भी खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वेनरुआन देखता है वो उस रूम में रिकॉर्डिंग आ रही थी, लेकिन जब वो ओमेगा गायब हुआ तब से आखिर किसने गायब किया ये उसे पता ही नहीं था, क्योंकि सारे घर के कैमरों को पहले ही बंद कर दिया गया था। वेनरुआन अपना हाथ जोर से उस टेबल पर मारता है और कहता है, आखिर कौन है वो जो ऐसा कर सकता है। तभी वो कहता है, सभी लोगों को उस रूम में इकट्ठा करो, मैं सबसे मिलना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। वहीं वेंचाओ जो अपनी लस्ट में पूरी तरीके से पागल था, वो तभी वेंटवान कहता है, तुम क्या देख रहे हो। वेंचाओ कहता है, कुछ भी नहीं डैड। तभी वेंटवान कहता है, मैंने कहा जाओ, सबको नीचे हॉल में इकट्ठा करो, मुझे सभी से बात करनी है। आखिर वो कौन गद्दार है जिसने उस ओमेगा को यहाँ से निकालने की कोशिश की, ऐसा कहता है। जिस पर वेंचा और मेंगिया हम कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी और विंग दोनों वहाँ से सीधा निकलकर एक सुनसान रास्ते की तरफ जाते हैं। विंग जो पूरी तरीके से थका हुआ था, वो अचानक से कार में सो जाता है। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वहीं हम देखते हैं कार अचानक से एक बहुत ब्यूटीफुल विला के सामने जाकर रुकती है। वांग जी कार से सीधा बाहर निकलता है। वो सोते हुए विंग की तरफ देखता है, एक स्माइल करता है और वो बाहर निकलता है। वो अपने सारे बॉडीगार्ड्स को देखता है और उनको भी वहाँ अच्छे से पहरा देने को, हालांकि उसे पता था कि वहाँ जहाँ वो विंग के साथ आया है उसे कोई नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी वो अब विंग के लिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। इसलिए वो सबको स्पेशली ऑर्डर देता है कि कुछ भी हो जाए उन्हें अच्छे से उस जगह की देखभाल करनी है। अगर उन्हें कोई भी दिखता है तो सीधा उन्हें वांगजी को इन्फॉर्म करना होगा, जिस पर सभी बॉडीगार्ड हम कहते हैं। वहीं वांगजी विंग की तरफ जाता है और कार का डोर ओपन करता है और विंग को बैरल स्टाइल में कैरी करता है। विंग जो अभी भी थोड़ी नींद में था, वांगजी विंग को ऐसा सोते हुए देखकर उस विंग के उस फेस को देखता है जहाँ विंग पाउटी फेस के साथ सो रहा था। भांगजी अपना कंट्रोल ये देखकर पूरी तरीके से खो देता है और अपने मन में कहता है, सच में विंग तुम मेरी सच में मौत हो, ऐसा कहता है और विंग को लेकर सीधा अंदर जाता है। जैसे ही वो विंग को लेकर बिला के अंदर एंटर करता है, तभी वो अचानक से विंग को सोफे पर बिठाता है। विंग जैसे ही खुद को किसी बहुत सॉफ्ट चीज़ पर फील करता है, अचानक उसकी आइज़ ओपन होती है। लेकिन जैसे ही उसकी आइज़ ओपन होती हैं, वो उस प्लेस को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। पूरा विला में विंग की बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटो लगी हुई थी। सारा विला विंग की फ़ोटो से भरा हुआ था। विंग के रेस्टोरेंट में काम करते हुए, उसके कॉलेज से आते हुए, उसके हंसने की, उसकी आइसक्रीम खाने की, उसके खाना खाने की, उसके गुस्से की, उसके पाउटी लिप्स की बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें उस पूरे मेंशन में थी, जिसे देखकर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, कहा हम कहाँ हैं। विंग कहता है, विंग ऐसा कहता है। तभी वांग जी विंग के करीब आता है और उसे खींचकर अपनी लैब में बैठा लेता है और कहता है, ये एक छोटा सा मेंशन है जिसे मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। विंग कहता है, क्या। तभी वांग जी कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। विंग कहता है, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन गग्गा इसमें इतनी मेरी सारी फोटोज़ क्यों हैं। वांग जी कहता है, क्योंकि ये मेरे विंग का है। विंग जो पूरी तरीके से शर्मा जाता है
तभी वांग जी कहता है, क्या मेरे बच्चे को भूख लगी है? वींग कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है। वांग जी कहता है, ठीक है पपी, थोड़ा सा वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। इस पर वींग कहता है। तभी वांग जी किचन में जाता है और वींग के लिए जल्दी से कुछ बनाता है, क्योंकि सच तो ये था कि दोनों ही बहुत भूखे थे। जल्दी से उन इंस्टेंट नूडल को बनाने के बाद वो जल्दी से ब्रेकफास्ट टेबल के पास रखता है और जल्दी से वींग को पास लेकर आता है और कहता है, तुम्हें अच्छे से खाना होगा, क्योंकि तुम जानते हो ना, आज हमें बहुत सारी मेहनत करनी है। वींग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी वींग को खींचता है और अपनी लैब में बिठाता है और कहता है, वो वींग की नेक पे किस करता है और कहता है, ऑफ कोर्स भावे, तुम जानते हो आज हमारी शादी की फर्स्ट नाइट है और मैं नहीं चाहता कि तुम बस एक राउंड में थक जाओ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से खाओ ताकि तुम्हें बहुत सारी एनर्जी मिले। ये सुनकर वींग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और फेस पूरी तरीके से रेड। वांग जी को वींग को ऐसे देखना बहुत पसंद है। तभी वो वींग की नेक पे किस करने लगता है। वींग कहता है, काका। वांग जी कहता है, बेबी, मैं अब और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम जल्दी से खाओ। वींग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो उस खाने को खाने लगता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर।